Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and this is our next lecture on AC analysis of transistor. And in this lecture we are going to discuss RE model for dynamic. RE model means dynamic emitter resistance model for the AC analysis of BJT. ठीक है, तो ये जो है काफ़ी अच्छा मॉडल है। अपन जो एच मॉडल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो अपन इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लिया हुआ है और ये देखो ट्रांजिस्टर है, तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, देखने से ही पता चल रहा है क्योंकि एरो डिसाइड करता है कि एनपीएन है या पीएनपी है। ठीक है, अच्छा ये आईसी, आईई और ये आईबी। तो देखो आपको पता है ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना है, मतलब एक्टिव रीजन में यूज़ करना है। एक्टिव रीजन का रूल क्या होता है कि ये जो पहला जंक्शन है, बेस इमीटर का जो जंक्शन है, ये बेस इमीटर का जंक्शन है, इसको फॉरवर्ड बायस रखते हैं अपन, देखो पॉजिटिव, ठीक है। और जो जंक्शन J2 है इसको रिवर्स बायस रखते हैं, तो ये जो N जो है देखो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये कॉमन स्ट्रक्चर आ गई। अब बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जो दो जंक्शन है J1 एंड J2, J1 क्या है, बेस इमीटर जंक्शन है, और J2 क्या है, कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन है। ठीक है, अच्छा तो ये देखो आप, ये वाला जो जंक्शन है, ये रिवर्स बायस होगा, ये वाला जंक्शन J2, और ये वाला जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होगा। यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि अपन आउटपुट अगर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कॉमन इमीटर का, तो कॉमन इमीटर का कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा होगा किस तरीके से आता है। कुछ इसी तरीके से आता है। ठीक है, कॉमन इमीटर है तो आउटपुट करंट कौन है, आईसी, आउटपुट वोल्टेज वीसीई, और एक इसकी वैल्यूज पे डिफाइन करते हैं अपन ये आईबी पे। ऐसे ही होता है। इसका मतलब क्या है कि आईबी, जैसे ये मान लो 5 माइक्रो एम्पियर है, ये 10 माइक्रो एम्पियर है, तो यहाँ से अपन क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भैया जो करंट है ना, इसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो इनपुट करंट की वजह से। इसका मतलब क्या है कि ये आपका ये जो जंक्शन J2 है, ये किसकी तरह डील करेगा, ये एक कंट्रोल्ड करंट सोर्स की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, कंट्रोल्ड करंट सोर्स की तरह काम करेगा। क्यों, कि इसके करंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, इनपुट करंट आईबी कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो वाला पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन मतलब डायोड, तो ये जो डायोड है ये बेसिकली किसकी तरह काम करेगा, एक कंट्रोल्ड करंट सोर्स की तरह काम करेगा। और क्योंकि रिवर्स बायस में है तो जो इसका इम्पिडेंस होगा वो बहुत हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है ना रिवर्स बायस के अंदर। ठीक है, अच्छा अब अपन बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर डायोड की इक्वेशन क्या होती है, डायोड में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना होता है, आई डायोड, यानी कि जो डायोड में से करंट फ्लो हो रहा है आई एस क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, यानी कि रिवर्स बायस में कितना करंट है, एक्सपोनेंशियल वी डी अपॉन नीटा वी टी -1, यही होती है डायोड की इक्वेशन। यहाँ पे नीटा को जनरली कितना ले लिया जाता है, 1 ले लिया जाता है। ये क्या होता है, आइडियलिटी फैक्टर होता है। बाकी आप डायोड की क्लास अपनी देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, वीटी क्या होता है, थर्मल वोल्टेज, इसकी वैल्यू कितनी होती है, के टी अपॉन ई। यहाँ पे के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी क्या है, रूम टेम्परेचर, और ई क्या है, चार्ज का क्वांटा। तो अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ये ऑलमोस्ट आती है 25.8 मिली वोल्ट, या फिर इसको कुछ रेफरेंस बुक में कितना ले लिया जाता है, 26 मिली वोल्ट ले लिया जाता है। आप कैलकुलेट करके देख लेना। के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, 1.38 इंटू 10 की बात 10⁻⁻23 है ना, जूल अपॉन केल्विन। टेम्परेचर आप रूम टेम्परेचर ले लेना 298 केल्विन, और चार्ज की वैल्यू कितनी थी, 1.6 इंटू 10 की 10⁻19 कूलम। तो आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वीडी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, वीडी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है अक्रॉस पीएन जंक्शन। अक्रॉस पीएन जंक्शन। ठीक है, तो देखो भैया अब ये जो इक्वेशन है अपनी, ये इसका मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएशन करता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, अप्लाइड वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, अप्लाइड वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। तो
विद रेस्पेक्ट टू वी डी, तो ये क्या आ जाएगा, डी आई डी बाई डी वी डी इक्वल्स टू आई एस। क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट फिक्स होता है, इसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल का आपको करना आता ही है, एक्सपोनेंशियल वी डी अपॉन वी टी, नीटा को 1 ले लेते हैं, और उसके बाद वी डी अपॉन वी टी का होगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन वी टी। अरे भाई इसका भी तो करोगे, डिफ्रेंशिएशन तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या हो गया, डी आई डी अपॉन डी वी डी इक्वल्स टू नथिंग बट 1 अपॉन वी टी आई एस एक्सपोनेंशियल वी डी अपॉन वी टी। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो इस वाली इक्वेशन से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई डी इक्वल्स टू आई एस एक्सपोनेंशियल वी डी अपॉन वी टी, मीटा तो मैं 1 ले रहा हूँ, माइनस आई एस, बोलो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, आई एस को इधर ले आओ तो ये कितना हो गया, आई डी प्लस आई एस इक्वल्स टू आई एस एक्सपोनेंशियल वी डी अपॉन वी टी। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ, डी आई डी अपॉन डी वी डी इज नथिंग बट 1 अपॉन वी टी एंड आई डी प्लस आई एस। अब देखो आई डी क्या है, फॉरवर्ड बायस करंट है, और आपको पता है फॉरवर्ड बायस करंट जो है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट से बहुत बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब मैं आई डी प्लस आई एस को ऑलमोस्ट कितना लिख सकता हूँ, आई डी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आ जाता है डी आई डी अपॉन डी वी डी इक्वल्स टू नथिंग बट आई डी अपॉन वी टी, ठीक है। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ कि ये वहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। या एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो ये क्या है, करंट है डायोड का, और ये डायोड के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज है, तो ये बेसिकली किसको बता रहा है, रेजिस्टेंस के इन्वर्स को बता रहा है। अच्छा अब आपको पता है फॉरवर्ड बायस में कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस में करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ कैसा होता है डायोड के लिए, ऐसा ही होता है। तो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। जैसे देखो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा गए लेकिन अपन इसका स्लोप 0 है, 1 अपॉन स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ तक देखो, इस पॉइंट तक इन्फिनिटी है, फिर धीरे धीरे कम हुआ और लगातार कम होता जा रहा है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट मारोगे तो ये है, यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो ये टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो ये है। तो हर एक वैल्यू पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डायोड का चेंज हो रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या कह देते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस कह देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, करंट अपॉन वोल्टेज 1 अपॉन आर ई इक्वल्स टू आई डी अपॉन वी टी, और आई कैन राइट आर ई इक्वल्स टू नथिंग बट वी टी अपॉन आई डी। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं होगी प्रॉब्लम। अच्छा अभी आई डी क्या है, ये जो इस डायोड से करंट फ्लो हो रही है, अरे फॉरवर्ड बायस में ये है ना, मतलब जो इस जंक्शन से जो करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, इमीटर करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब आर ई की वैल्यू कितनी आ गई, वी टी डिवाइडेड बाय आई ई, यानी कि इमीटर करंट। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। तो भैया इमीटर का जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, वी टी अपॉन इमीटर करंट। और आपको पता है वी टी की वैल्यू 25.8 लिख सकते हो, या फिर आप 26 लिख सकते हो, 26 मिलीवोल्ट अपॉन आई ई। ध्यान रखना, अगर आप करंट को मिली एम्पियर में रखोगे तो मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा और आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ से आ गया आर ई, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको पता चल गया हो गया कि बेसिकली डायनेमिक इमीटर रेजिस्टेंस की कॉन्सेप्ट क्या है। मॉडल तो भी अपन पढ़ेंगे, एसी एनालिसिस में इसको किस तरीके से काम में लेना है वो तो अपन बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यही क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस की कॉन्सेप्ट है। अब इसको एसी एनालिसिस में किस तरीके से यूज करेंगे उसकी बात करते हैं। उसके लिए मैं ये सब चीज़ें मिटा देता हूँ।
अच्छा, तो अपनी दो चीज़ें आ गई थी कि ये वाला जो जंक्शन है, ये इसको आप एक डायनेमिक रेजिस्टेंस मॉडल से रिप्लेस कर सकते हो, और आपका ये जो वाला जंक्शन है, ये वाला जो जंक्शन है, इसको आप एक कांस्टेंट करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हो। तो देखो, ये करंट आ गया, इनपुट करंट IB। अब ये वाला जो जंक्शन है, इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? एक रेजिस्टेंस से, डायनेमिक रेजिस्टेंस से। और वो डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना होगा उसकी अभी अपन बात करेंगे, ठीक है। ऊपर चलो, ऊपर कलेक्टर आया। कलेक्टर को किससे रिप्लेस कर रहे हैं अपन? कलेक्टर बेस जंक्शन को, मतलब जंक्शन J2 को रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस का मतलब अपन ने क्या कहा था? एक कंट्रोल्ड करंट सोर्स, कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि आपने देखा था इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, IB कंट्रोल करके रखता है कंप्लीटली IC को। तो ये लो भैया करंट सोर्स, और ये कितना करंट है? IC। अच्छा इसके पैरेलल में आप चाहो तो एक रेजिस्टेंस शो कर सकते हो, ठीक है, R0। अब क्या होता है कि ये जो R0 है, रिवर्स बायस वाला क्या है? रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बेसिकली R0 क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। और रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो आप उसको ओपन सर्किट मान सकते हो। तो ओपन सर्किट का मतलब यहाँ से खोल दिया, खोल दिया मतलब ये है ही नहीं। तो कुछ रेफरेंस बुक में इसको बनाते हैं, कुछ रेफरेंस बुक में नहीं बनाते हैं। मैं सॉलिड लाइन से बना देता हूँ ताकि आपको ये दिखे। बाकी क्यों होता है ऐसा, ये मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि रिवर्स बायस रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा हाई होगा। बहुत ज़्यादा हाई होगा मतलब ऑलमोस्ट ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से ओपन हो गया, ओपन हो गया तो मतलब था ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अपना पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट, और ठीक है, ये IC हो गया। अब बात आती है कि ये रेजिस्टेंस कितना होगा, ये रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो, इस चीज़ को समझो। अपन जानते हैं कि भैया जो IE है वो कितना होता है? 1 प्लस बीटा इंटू IB होता है, इतना ही होता है, ठीक है। ठीक है, अब ये रिलेशन अपन ऑलरेडी जो है अच्छे से पढ़ चुके हैं, और कोई दिक्कत आए तो आप पीछे देख सकते हो कहाँ से आते हैं ये रिलेशन। ये रिलेशन लाते हैं अपन कि IE जो होता है ये बेसिकली IB प्लस IC होता है। और IC को कितना लिख सकते हैं? बीटा इंटू IB लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो इमीटर करंट है, अब ये जो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे इस जंक्शन के लिए, इस जंक्शन के लिए है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली बेस करंट के लिए कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली अपने को ये देखना है। तो देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस J1 जो अपना पहला जंक्शन था, अपन उसको किससे लिख सकते हैं? वोल्टेज को VE से लिख दूं क्योंकि इमीटर है। करंट कितना? IE। चाहो तो आप AC करंट के लिए लिखना चाहो तो आप इस तरीके से सबस्क्रिप्ट में जो है वो लगा सकते हो। आप क्या स्मॉल लेटर यूज कर सकते हो, इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ नोटेशन ही तो है ये। IE इंटू रेजिस्टेंस RE। बोलो यही बात है। अरे भैया इमीटर, इमीटर पे कितना वोल्टेज है? यहाँ, यहाँ कितना वोल्टेज है? तो इमीटर करंट इंटू इस जंक्शन का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं इस करंट को किसकी टर्म्स में लिखना चाहूँ? बेस करंट की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस बीटा RE और ये लो IB, यही होगा। अरे भाई अगर मैं बेस करंट के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अपन जितने भी रिलेशन जो आगे पढ़ते हैं वो किसके हिसाब से पढ़ते हैं? इनपुट करंट और आउटपुट करंट। अभी इनपुट वाला टर्मिनल है ये, है ना, इनपुट जंक्शन को बता रहा है ये। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली इनपुट करंट के लिए कितना काम कर रहा है? इतना काम कर रहा है। अरे भाई ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR। तो ये वोल्टेज, ये करंट, बाकी बच गया वो सब क्या है? रेजिस्टेंस है। इसका मतलब
ये कितना होगा 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। दोबारा से समझ लो कि भैया आर ई तो ये किसके लिए काम करेगा, इमीटर करंट के लिए काम करेगा। लेकिन अगर मेरे को बेस करंट के टर्म्स में लिखना हो, क्योंकि बेस करंट क्या है, इनपुट करंट है, तो मैं इसको आई इक्वल लिख सकता हूँ 1 प्लस बीटा इंटू आई बी। तो ये वोल्टेज और ये क्या है आपका करंट, तो बाकी बच के वो सब क्या है, रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस जो है ये बेस करंट के लिए कितनी वैल्यू लेगा, इतनी वैल्यू लेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो आप इजीली मेरे से दोबारा से पूछ सकते हो, कमेंट में टाइप कर देना। तो ये क्या आ गया भैया, ये इसकी इक्विवेलेंट आर ई मॉडल आ गया। क्या आ गया, आर ई मॉडल। ठीक है, ये तो सिंपल एक ही ट्रांजिस्टर था। अब अपन क्या पढ़ेंगे, जब अपने को बायसिंग दी हो गई होगी, जो यानी कि बेस रेजिस्टेंस भी होगा, कलेक्टर रेजिस्टेंस भी होगा, उनकी अपन बात करेंगे। तो फिलहाल तो क्या आ गया कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसको इस तरीके से जो है रिप्लेस किया जा सकता है। ये आर नॉट आप लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं लगाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा तो चलो मैं ये मिटा लेता हूँ अब। और अपन अब किसकी बात करते हैं कि इस मॉडल का यूज़ करके अपन एसी एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसको इस तरीके से भी जो है बना सकते हो आप, चाहो तो यहाँ बना लो, चाहे ऐसे बना दो। ये कितना है 1 प्लस बीटा इंटू आर ई ग्राउंडेड, ये कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, ये और ये आपका कितना हो जाएगा आर नोट, ये करंट है आई सी, ऐसे लिख देता हूँ, ये करंट है आई बी। अच्छा, अब देखो अपन सारे पैरामीटर किसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनपुट करंट के। तो देखो आर नोट तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, आर नोट तो टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ऑलमोस्ट इसको लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप हटा सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है। तो ओपन कर सकते हो, ओपन का मतलब हट गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो ये करंट कितना होगा, आई सी ही होगा। लेकिन अगर इसको मेरे को इनपुट करंट के टर्म्स में लिखना है तो मैं कितना लिखूंगा बताओ, बीटा आई बी। कितना लिखूंगा, बीटा आई बी। तो ज़्यादातर अगर आप बुक्स देखोगे तो हो सकता है आपको ये डायरेक्ट ये वाला सर्किट मिले, ये वाला मॉडल मिले डायरेक्ट, यानी कि इसके इक्विवेलेंट क्या मिले, ये मिले। ये बीच का जो मॉडल है वो रिप्लेस कर दे, क्योंकि वो समझते हैं कि हाँ भाई मास्टर्स के बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, समझ गए होंगे। लेकिन मैंने आपको जो है पहले ये बताया, उसके बाद ये बता दिया। क्लियर है, अच्छा ये किसके हिसाब से लिख रहे हैं अपन, इनपुट करंट के हिसाब से। अगर अपन कॉमन बेस बनाएंगे, कॉमन बेस में इनपुट करंट कौन हो जाएगा, इमीटर हो जाएगा, इमीटर करंट। उस केस में अपन ये जितने भी रेजिस्टेंसेस और करंट सोर्स बनाएंगे किसके हिसाब से बनाएंगे, इमीटर करंट के हिसाब से। किसके हिसाब से बनाएंगे, इमीटर करंट के हिसाब से। तो देखो चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ अभी, कॉमन बेस का किस तरीके से बनेगा, इसके हिसाब से डायरेक्ट बनाओ। कॉमन बेस में कौन होता है, इनपुट करंट इमीटर होता है, इमीटर होता है ना। और इमीटर के लिए तो भैया डायरेक्ट काम कर जाएगा ये आर ई। अरे इमीटर करंट के लिए तो रेजिस्टेंस आर ही आएगा। अरे वी कितना था, आर इंटू आई ई। अब इमीटर करंट ही इनपुट करंट है तो इसके रिस्पेक्ट में तो रेजिस्टेंस यही रहेगा ना। जबकि जब कॉमन इमीटर था, ये कौन सा है, कॉमन इमीटर, तो इसमें इनपुट करंट आई बी है, तो अपन इसको आई बी के टर्म्स में लिखते हैं, तो आई बी इंटू 1 प्लस बीटा करना पड़ता है, इसलिए ये क्या आ जाता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाता है। क्लियर है, ठीक है। ये लो आउटपुट वाला टर्मिनल बनाएं तो देखो करंट कितने का बनेगा बताओ, ये करंट कौन सा होगा, आई ई, ये क्या हो जाएगा आपका आर नोट, और एक करंट सोर्स कितने का बनेगा। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, चलो मैं भी करेक्ट करता हूँ। अब ये करंट सोर्स है तो आई ई, लेकिन आपको किसके सॉरी आई सी, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कौन सा करंट होता है, आउटपुट करंट आई सी होता है। अब ये करंट इसमें से तो जाएगा नहीं, तो सारा करंट आई सी सी में से आएगा, लेकिन आपको किसके रिप्रेजेंट में शो करना है, इनपुट करंट के रेस्पेक्ट में। तो आपको कैसे कर सकते हो, आई सी कितना होता है, एल्फा आई ई, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं फिर अपन, एल्फा आई ई।
क्लियर है? तो ये किसके लिए आ गया? कॉमन बेस के लिए आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखो कंपेयर करा के डायरेक्ट आ गया ना। हाँ, अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ मैंने गलती की है। कभी भी जो कंट्रोल्ड करंट सोर्स होते हैं उनके लिए साइन में ये स्फीयर नहीं बनाते हैं, ये सर्कल नहीं बनाते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। अरे कई बार अपन करंट सोर्स कैसे बनाते हैं और कई बार ऐसे बनाते हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये अनकंट्रोल्ड है और ये क्या? कंट्रोल्ड करंट सोर्स है ना। हाँ, तो इन चीज़ का ध्यान रखना भाई। मैंने आपको बता दिया है, ये अपन जल्दबाजी में जो है कई बार बना देते हैं। ठीक है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और अगर इस सर्कल है तो क्या सिंबल होगा? इसका मतलब क्या होगा कि ये अनकंट्रोल्ड करंट सोर्स तो है लेकिन कंट्रोल्ड नहीं है। तो देखो ये कॉमन इमीटर का आ गया, ये कॉमन बेस का आ गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मॉडल आ गए। अब अपन क्या करते हैं? बायसिंग पे बढ़ते हैं। जब बेस रेजिस्टेंस होंगे, कलेक्टर रेजिस्टेंस होगी, उनकी बात करते हैं, मतलब एसी एनालिसिस की बात करते हैं। ये तो क्या हो गया? मॉडल की बात हो गई। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से इसको एसी एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। तो मैं चलो ये मिटा लेता हूँ। तो वापस से दो स्टेप में सवाल होता है ना एसी एनालिसिस का। पहला क्या होता है कि आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है, और दूसरा आपको इक्विवेलेंट मॉडल यूज करना होता है। यही बात है, ये मैं मिटा लेता हूँ। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना मैंने कल ही सिखाया था। एसी रेस्पॉन्स को सोल्व करने के आपके पास क्या है? दो स्टेप होंगे। पहला स्टेप इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, और दूसरा आपको इक्विवेलेंट मॉडल यूज करना है। लेकिन इसके अंदर अपने को क्या कैलकुलेट करना होता है? आर ई कैलकुलेट करना होता है, स्मॉल आर ई कैलकुलेट करना होता है ना। इसीलिए डायनेमिक रेजिस्टेंस मॉडल में आपको डीसी एनालिसिस भी करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? डीसी एनालिसिस करना पड़ेगा। तो स्टेप वन यही हो जाएगी। स्टेप वन क्या हो जाएगी? डीसी एनालिसिस करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आई ई। बोलो आया नहीं आया समझ में? तो पहला स्टेप क्या होगा? डीसी एनालिसिस करके आई ई निकालो। उसके बाद दूसरा क्या होगा कि आप एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, और तीसरा क्या होगा कि आप एसी इक्विवेलेंट मॉडल यूज़ करो, और मॉडल यूज़ करके आप अपनी जो डिजायर्ड चीज़ें हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस निकालो। क्लियर है? तो तीन स्टेप। पहले डीसी एनालिसिस करके आई ई निकलेगा, क्योंकि जब तक आई ई नहीं निकलेगा तब तक आर ई नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ और फिर एसी इक्विवेलेंट मॉडल लगाओ। क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। क्या? जब अपन ने एच मॉडल बनाया था, तो एच मॉडल के अंदर क्या होता है? अगर जब अपन अप्रोक्सीमेशन लगा रहे थे अपन, तो अप्रोक्सीमेशन में अपन एच आर और एच नोट, इनका इफेक्ट क्या मान रहे थे? लगभग 0 मान रहे थे अपन, है ना। मतलब इनको क्या कर देते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। तो उस केस में एच मॉडल कैसा बनेगा? एच आई ई किसके लिए बना रहा हूं मैं? कॉमन इमीटर के लिए। इसको भी आप हटा सकते हो, क्योंकि 1/HOE, HOE बहुत कम होगा। इसका मतलब ये ओपन हो जाएगा। 1/HOE बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा। कुछ ऐसा ही था ना स्ट्रक्चर एच मॉडल का। अरे करो याद भाई लोगों। ये क्या था? बेस करंट आई बी, ये आई सी। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू निकलती है I2 से। I2 का मतलब HRV2। ठीक है, I2 कितना होता है भैया? I2 होता है HF I1। हाँ सॉरी, ये कितना था? HFI1। I1 का मतलब IB। ठीक है, हाँ। तो देखो यही मॉडल था ना एच मॉडल के अंदर, ये सर्किट बना रहे थे। तो अगर मैं इन दोनों का कंपेयर कराऊं, यहाँ से क्या कराऊं मैं? इन दोनों का कंपेयर कराऊं, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कि जो एच आई ई है वो किसके बराबर है? बेसिकली 1+β इंटू आर ई के, या फिर आप कह सकते हो बीटा आर ई के, क्योंकि 1+β किसके बराबर होता है? लगभग बीटा के। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है भैया, ध्यान रखो। छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन छोटी से छोटी चीज़ों को याद कर लो। दोनों को देखो कंपेयर कराया, सवाल कहीं से भी बन जाता है। ठीक है ना। तो दोनों जो मॉडल को मैंने कंपेयर कराया, तो भैया जो एच आई ई है ये किसके बराबर आ रहा है? 1+β आर ई के। तो कई बार क्या होता है, एच आई ई पूछ लिया जाता है बीटा आर ई देकर,
या फिर आर ई वगैरह देख के इधर उधर करके चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऐसे ही देखो इधर बीटा आई बी किसके बराबर हो गया, एच एफ इंटू आई बी के। इसका मतलब क्या हो गया, एच एफ किसके बराबर हो गया, और ये कॉमन इमीटर है तो आप यहाँ पे एच एफ ई लगा सकते हो। मतलब एच एफ ई किसके बराबर हो गया, बीटा के बराबर हो गया। और ये कंसिस्टेंट भी है, कॉमन सेंस से बता सकते थे आप। कैसे, कॉमन इमीटर के अंदर, कॉमन इमीटर के अंदर करंट गेन कितना निकाला था आपने, एच एफ ई निकाला था नहीं निकाला था, अरे अप्रोक्सीमेशन के बाद निकाला था। और कॉमन इमीटर के अंदर करंट गेन कितना होता है, बीटा होता है नहीं होता। तो ये आना भी चाहिए था, कंसिस्टेंट था ये। तो ध्यान रखना है, एक तो ये रिजल्ट और एक ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कंपेयर करा के, ठीक है। अच्छा, तो वापस से देखो बीच बीच में चीज़ें छूट जाती है, फिर मैं वापस से उन्हीं चीज़ों पे चला जाता हूँ। तो स्टेप 1 क्या होगी, डीसी एनालिसिस से आई निकालो, फिर एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ और फिर एसी इक्विवेलेंट मॉडल यूज करो, ठीक है। तो अब अपन एक सवाल कर लेते हैं, ये मैं मिटा लेता हूँ सर। और स्मॉल आर ई क्या है, डायनेमिक इमीटर रेजिस्टेंस है। वैल्यू कैसे निकालनी है, 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई इमीटर करंट। इमीटर करंट कैसे निकालना है, डीसी एनालिसिस करके निकालना है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको एक सवाल दे दिया, तो देखो इसमें के अंदर भी इमीटर रेजिस्टेंस को बाईपास किया गया है। बाईपास किया गया है मतलब जब आप एसी एनालिसिस करोगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। जिनके अंदर बाईपास नहीं किया जाता है उन सवालों को अपन अलग से पढ़ेंगे, उन सवालों को अपन अलग से पढ़ेंगे। थोड़ा सा चेंज आएगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन पहले एक बार इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, डीसी एनालिसिस करना है आपको। और डीसी एनालिसिस से क्या कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है डीसी एनालिसिस में क्या करते हैं अपन, कैपेसिटर जितने भी होते हैं उनको ओपन कर देते हैं। ओपन कर दोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। तो आपका डीसी करंट सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, जैसे इसको मैं वीसीसी लिख लेता हूँ। ऐसा ही बनेगा ना भाई, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, बेसिकली फिक्स्ड बायस है। कुछ याद आ रहा हो तो, कौन सा बायस है, फिक्स्ड बायस बन गया ना। तो फिक्स्ड बायस डीसी एनालिसिस आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये करंट आई बी है, ये करंट आई ई है, ये करंट आई सी है। तो मैं डायरेक्ट करंट लिख रहा हूँ, आई बी जो करंट होता है वो कितना होता है, वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाय आर बी एंड 1 प्लस बीटा आर ई। आप चेक कर सकते हैं यही फॉर्मूला आने वाला है, क्लियर है। तो आई बटन पे क्लिक करोगे, मैं ऐड कर दूंगा, सीधा कहाँ ले जाएगा आपको, ये डीसी एनालिसिस पे लेके जाएगा फिक्स्ड बायस की, ठीक है। और वैसे मैं रिकमेंड तो यही करूंगा कि अगर आप कहीं से भी मेरा लेक्चर पहला देख रहे हो और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, सिसर नेट गेट जेम की, और आपको नहीं आती हैं ये सब चीज़ें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो भैया लेक्चर 1 से स्टार्ट करो आप। कंप्लीट एनालॉग होगी बिना किसी झिझक के, है ना, ठीक है। तो आई बी आ गया, आई बी आ गया तो आपको क्या चाहिए, आई ई चाहिए। तो यहाँ से आप 1 प्लस बीटा इंटू आई बी करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आई ई आ जाएगा। तो बोलो स्टेप 1 समझ में आया नहीं आया, हो गया, ठीक है। अब अगर आपके पास आई ई आ गया तो मतलब आप इजीली आर ई निकाल सकते हो, कैसे, 26 मिली वोल्ट अपॉन आई ई से। तो मतलब ये वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, ये वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। चलो बनाते हैं, ये मैं मिटा लेता हूँ अब। तो भैया एसी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं, जितने भी कैपेसिटर होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, जितनी भी बैटरीज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। तो कैसा बनेगा ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट होगा तो ये बाईपास हो जाएगा करंट, तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं है, ग्राउंड तक आ गया, ठीक है।
बैटरी सारी रिमूव हो जाती हैं, तो ये भी क्या हो गया, ग्राउंडेड हो गया। ऐसे ये जो बेस है जो जा रहा था, ये भी क्या हो गया, ग्राउंडेड हो गया। ये हो गया RB, ये हो गया RC। अरे भैया इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये भी 10 वोल्ट पे और ये भी 10 वोल्ट पे, दोनों ग्राउंडेड। ये क्या है, AC इक्विवेलेंट सर्किट। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी। अब ये जो ट्रांजिस्टर है, इसकी जगह आपको क्या लगाना है, बताओ क्या लगाना है, इक्विवेलेंट मॉडल लगाना है। तो ये लो भाई, ये VI है यहाँ पे। तो देखो RB बेसिकली क्या है, ये यहाँ जाएगा ना, अरे भाई ये ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड, तो बेसिकली इसके पैरेलल ही तो है। तो RB कहाँ कनेक्टेड होगा, यहाँ कनेक्टेड होगा, ये RB। यहाँ पे ये कौन है, VI है। ठीक है, ठीक है। आगे चले तो ट्रांजिस्टर के बेस से, तो ये ट्रांजिस्टर का बेस से देखो, इक्विवेलेंट मॉडल मैंने यहाँ बनाया था भी, याद बैक करके देख सकते हो, वरना मैं दोबारा बना देता हूँ। ये IB होता है, ये रेजिस्टेंस होता है कितना, 1 प्लस बीटा RE, यही होता है ना। 1 प्लस बीटा टू RE, सब ग्राउंडेड। उसके बाद यहाँ पे कौन आता है, करंट सोर्स आता है, और करंट सोर्स कैसा है, कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, बीटा IB होती है। ठीक है, यहाँ पे कौन होगा, R0 होगा, और जनरली इसको क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है। और भैया इसके पैरेलल में कौन है, RC। यहाँ कौन आ गया, V0 आ गया, कौन आ गया, V0। तो ये क्या आ गया भैया आपका, क्या आ गया ये बताओ, AC इक्विवेलेंट मॉडल, और यू कैन से RE मॉडल फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कंप्लीट। तो अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद देखो जैसे वहां पे अपन ने सोल्व किया था ना, HI और HR H0 HF से अपन ने क्या कैलकुलेट किए थे, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, है ना, करंट गेन, वोल्टेज गेन। वही सब चीजें अपन इस सर्किट का यूज करके आगे कैलकुलेट करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि उसके अंदर वापस से थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तब तक आप ये अच्छे से देख लो और ये सर्किट याद रख लो भैया। क्लियर है। अच्छा, अब आप कहोगे सर आपने तो सिर्फ फिक्स्ड बायस के लिए बताया। अरे भैया ये इमीटर था, तो इमीटर बायस भी तो यही है। फिक्स्ड बायस तो कब बना, जब एक कैपेसिटर था। तो देखो फिक्स्ड बायस के लिए भी यही बनेगा, AC इक्विवेलेंट सर्किट, और इमीटर बायस के लिए भी यही बनेगा। रही बात वोल्टेज डिवाइडर बायस की, तो वोल्टेज डिवाइडर बायस में क्या होता है, ये जो आपका RB है, ये RB किसके बराबर लिखना है आपको, RThevenin, मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के। ऐसा कुछ आएगा ना भाई आपका वो, ये R1 होगा, ये R2 होगा। तो आपको सिर्फ लग रहा है कि सिर्फ फिक्स्ड बायस हुआ है, नहीं, सारे हो गए एक साथ। R1 R2, RB की जगह कितना लिखोगे, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो वापस से इससे जब ये बनाओगे तो RB की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है। इस तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना है। अब आगे अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे करंट गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है, इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंसेस, और कैलकुलेट करने के बाद अपन प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। क्लियर है। स्टे सेफ, टेक केयर।